हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर के बारे में। वहीं से आज शुरुआत कर रहे हैं। देखिए आप, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 12। आप लिख रहे थे कैट के बारे में, डॉग के बारे में, रैट के बारे में, एलिफेंट, next is fruit fly, horse fly, apple, so in cat chromosome number 2n equal to 38, dog 2n equal to 78, rat 2n equal to 42, elephant 2n equal to 56, fruit fly 2n equal to 8, horse fly 2n equal to 12, and apple 2n equal to 34. So important one is fruit fly, Drosophila. Drosophila is important, fruit fly. Next, maximum number of chromosomes, maximum number of chromosomes among vertebrates, and answer is pigeon. Important question, pigeon 2n equal to 80. And same in sugarcane, Saccharum officinarum, sugarcane chromosome number is 80, that is diploid chromosome number. Minimum chromosome number in an animal, minimum chromosome number in an animal, answer is Ascaris. So 2n equal to 2, Ascaris melanocephala. And among plants, minimum chromosome number in plants, and answer is mucus. Mucus is haploid, so n equal to 1. This is the minimum chromosome number. Next, few important terms regarding this chapter, reproduction in an organism, that is continuous breeder and seasonal breeders. So first is seasonal breeders. Seasonal breeders. Organisms which can mate and breed, which can mate and breed in a particular season, in a particular season of a year. एक साल के किसी खास सीजन में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो आप उसको कहेंगे सीजनल ब्रीडर्स. एग्जाम्पल ऑफ सीजनल ब्रीडर्स, answer is frog, lizard,
having reptiles, many birds, and wild animals, many wild animals. देखिए वाइल्ड एनिमल्स जिसमें स्ट्रेस साइकिल होते हैं, जो जंगली है, जो डोमेस्टिक नहीं है, जिसका केयर करने वाला कोई नहीं है, वो उस सीजन में अपने प्रोजेनी को उत्पन्न करेंगे जब उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट उसके आने वाले फोर्थकमिंग प्रोजेनी के लिए फेवरेबल कंडीशन होगा, फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा, उसमें वो अपने बच्चे को पैदा करेंगे ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसलिए किसी एक साल की अलग अलग सीजन की अगर बात करें तो उस खास सीजन में ही जो उसके लिए उपयुक्त सीजन होगा, फेवरेबल होगा, उसी में वो अपने संतान उत्पन्न करेंगे, और इसलिए आप इसको कहेंगे सीजनल ब्रीडर। तो याद रखना है कि सीजनल ब्रीडर थ्रू आउट ईयर रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन जो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं वो थ्रू आउट ईयर ब्रीडिंग करते हैं, मेटिंग करते हैं और अपने संतान उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम सीजनल की जगह पर कंटिन्यूअस ब्रीडर अगर लिखें तो अब हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, continuous breeder, organism which can mate and breed throughout the year, throughout the year. जो एक साल के किसी भी सीजन में रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपने संतान उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप उसको कहेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर। इसमें एग्जाम्पल जो होगा आप लेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि उसमें किसी भी सीजन में रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है। दूसरा पोल्ट्री बर्ड्स, जिसको आज ह्यूमन बीइंग अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है, पोल्ट्री बर्ड्स। लेकिन पोल्ट्री बर्ड्स को आप अपने सुरक्षा में रखे हुए हैं, जैसे हेन है, आप इसको आप क्या करते हैं, FSH और LH हार्मोन इसको दे करके आप पानी के साथ मिला के पिला के इससे आप कंटिन्यूअस एग उत्पन्न करवाते हैं, तो ये एक्सप्लॉइटेशन कहलाएगा। एग कंटिन्यूअस एग प्रोडक्शन so continuous egg production from the poultry birds for human benefit or human use called what? Exploitation for human use, I mean ह्यूमन यूज के लिए एक पोल्ट्री बर्ड से बार बार एग उत्पन्न करना, ये एक्सप्लॉइटेशन कहलाएगा। इसलिए पोल्ट्री बर्ड को आप कंटिन्यूअस ब्रीडर में एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहे हैं, यानी ले रहे हैं। लेकिन बाकी जो बर्ड है वो तो खास सीजन में ही अपने बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए ही खास सीजन में अपना एग ले करेंगे, यानी एग देंगे, यानी फीमेल जो है वो एग देगी और अपने बच्चे को केयर कर पाएगी। दूसरा है डोमेस्टिकेटेड कैटल्स। डोमेस्टिकेटेड कैटल जो पालतू हैं वो, तो इसमें भी स्ट्रेस साइकिल चलेंगे। अब आप
काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा आप यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये वाइल्ड फॉर्म में होता तो यहाँ का एग्जाम्पल नहीं होता। ह्यूमन बीइंग इसमें चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट एक टर्म है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ परसिस्टेंट कैलिक्स या परसिस्टेंट सेपल। तो हम आपको परसिस्टेंट सेपल के बारे में बताना चाहेंगे। परसिस्टेंट सेपल या परसिस्टेंट कैलिक्स क्या होता है। persistent or evergreen, persistent or evergreen sepal. When sepal is present, sepal is present even after maturity of fruit. तो आप उसको क्या कहेंगे, परसिस्टेंट सेपल्स। जैसे अब आप देखिए यहाँ आप एक ब्रिंजल लेते हैं और ब्रिंजल में स्टॉक के पास आप देखते हैं ऐसे ऐसे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर लगा रहता है जो परसिस्टेंट सेपल को रिप्रेजेंट करता है। टोमेटो में देखिए, टोमेटो में भी सेपल लगे रहते हैं। तो ये ब्रिंजल, ये टोमेटो, या अगर हम पी को देखें मटर के पॉट को, तो पॉट के पास भी सेपल लगे रहते हैं। ये है पी। सब में आप देख रहे हैं परसिस्टेंट सेपल निकला क्या है। ये सेपल जो आप देख रहे हैं जिसको हम मार्क कर रहे हैं, ये सब सेपल जो है वो परसिस्टेंट या एवरग्रीन सेपल कहलाएगा, जो फ्रूट के मैच्योरिटी होने के बावजूद वहां पर मौजूद है। अगर आप टर्म्स देख लें, जैसे ये कार्पेल है और इस कार्पेल ये तीन पार्ट है। ये है ओवरी, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। अब आप देखते हैं इस ओवरी के अंदर में ओव्यूल होता है और ओव्यूल में एग होते हैं। ये ओव्यूल है, अंदर में एग है। अगर पॉलन ग्रेन एक एंथर लोब से, स्टामेन के एंथर लोब से स्टामेन के एंथर लोब से अगर पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक गिरता है, ये पॉलन ग्रेन है, अगर स्टिग्मा पर गिरता है तो आप इसको कहते हैं पॉलिनेशन। या अपने वाले फ्लावर से आ जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे फ्लावर से आ जाए तो आप कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पर कुछ खास बात हम आपको बताएंगे। अब देखिए ओवरी और ओव्यूल और एग फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज हो जाते हैं। जैसे हम लिखेंगे ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आंसर हो जाएगा ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैगोट में चेंज हो जाता है और जैगोट फाइनली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है।
ये आप पढ़े हुए हैं। अब देखिए ऐसे अगर पूछा जाए ओवरी से फ्रूट बनके तैयार हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो आप इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। So here is a question, formation of fruit from ovary without fertilization called parthenocarpy, and this fruit called parthenocarpic fruit. Parthenocarpic fruit is seedless. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होता है, लेकिन अगर हमको कोई ऐसा फ्रूट बनाना हो जिसका हम सीड खाते हैं, जैसे पोमीग्रेनेट, तो आप वहां पर पार्थेनोकार्पी नहीं करवा सकते। तो पार्थेनोकार्पी नेचुरल होता है, जैसे कि बनाना के केस में आप पढ़ते हैं, तो बनाना में जो पार्थेनोकार्पी है, बनाना इज सीडलेस ड्यू टू नेचुरल पार्थेनोकार्पी। तो हमने आपको बताया कि पोमीग्रेनेट में हम लोग सीड कोट या जूसी टेस्टा खाते हैं, इसलिए वहां सीड का होना आवश्यक है। अगर हम विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना लेंगे पोमीग्रेनेट में, तो वो सीडलेस हो जाएगा, तो वो यूजलेस हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेडिकल में कि किस फ्रूट में हम पार्थेनोकार्पी आर्टिफिशियली नहीं करवा सकते हैं। तो आप आंसर याद रखेंगे, पोमीग्रेनेट इसका आंसर होगा। या फिर दूसरा, मैंगो में सीड रहना आवश्यक होता है फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए, उसके फ्लेशी और जूसी होने के लिए, इसीलिए सेकंड ऑप्शन आप पोमीग्रेनेट के बाद मैंगो को भी ले सकते हैं, तो वहां पर पार्थेनोकार्पी नहीं किया जा सकता है। या कोई भी फ्रूट, जैसे आप बीटल नट है, तो वहां पर आप क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। तो वैसे कंडीशन में नट वाला जितना भी फ्रूट्स होगा वहां पर आप पार्थेनोकार्पी नहीं करवा सकते। आई मीन आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी की बात हो रही है। लेकिन सीडेड फ्रूट्स जिसमें सीड बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे गुआवा है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, यहाँ पर हम लोग ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन नाम के ये प्लांट हार्मोन जो हमारा है वो करके हम लोग पार्थेनोकार्पी करवाते हैं और उसको सीडलेस करते हैं, क्योंकि उसका सीड खाना अच्छा नहीं लगता है। चलिए अब देखिए ओव्यूल के लिए, ओव्यूल से अभी आपने सीड बनाया था, और अगर हम विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड बना लेते हैं, तो ऐसे सीड को आप कहेंगे अपोमिक्टिक सीड। ये अपोमिक्टिक सीड कहलाएगा, और प्रोसेस को आप कहेंगे अपोमिक्सिस। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपोमिक्सिस, व्हाट इज अपोमिक्सिस? So apomixis means formation of seed from ovule without fertilization. Again there be a question, and typical example is grasses and sunflower, helianthus, sunflower or helianthus and grasses. Remember, एग से आपको एम्ब्रियो बनाना है, और वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर आप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं तो आप कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, ये सब टर्म आएगा कि व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। अगर आप ऐसे देखिए, ये एग है,
पार्थेनोजेनेसिस, तो ये पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा एक से ओनली मेल अगर बनता हो, एक पार्थेनोजेनेसिस मेथड से एक मेल को अगर तैयार करता हो तो आप कहेंगे आरहेनोटोकी, ओनली मेल, तब आरहेनोटोकी होगा। और इसका टिपिकल एग्जांपल ड्रोन ऑफ हनीबी आंसर होगा। ड्रोन जो हनीबी में होता है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि एक हैप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड होगा हनीबी में। तो ये आपको याद रखना होगा ओनली मेल। लेकिन अगर जस्ट रिवर्स बात करें ओनली फीमेल की, अगर एक से केवल फीमेल बनता हो, ओनली फीमेल, तब आप इसको कहेंगे आरहेनोटोकी के जगह पर थैलीटोकी, थैलीटोकी नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल लिजर्ड आएंगे, जैसे टिफ्लिना, टिफ्लिना ब्रह्मिना, या शॉर्ट में आप सिर्फ टिफ्लिना बोल सकते हैं। नेक्स्ट, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों अगर बनता हो, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों बन जाए, तब आप इसको ड्यूटेरोटोकी कहेंगे। ड्यूटेरोटोकी ये वर्ड आएगा। इसके लिए एग्जांपल अफीज या अफिड्स आएगा, फ्लोएम फीडिंग इंसेक्ट्स, अफिड्स। इसके लिए दूसरा एग्जांपल लासर्टिलिया भी ले सकते हैं आप। लासर्टिलिया आप ले सकते हैं आंसर। तो यहां पर फिर दूसरे वर्ड के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अब पार्थेनोजेनेसिस को ऐसे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई पूछे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कहाँ होता है, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कैसे कराते हैं आप, तो हमने बताया कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस हम लोग फिजिकल मेथड से भी करते हैं। जैसे एक को अगर एक निडल से प्रिक कर दिया जाए, टेम्परेचर चेंज करके, पीएच चेंज करके, या उस पर क्लोरोफॉर्म, एसिड, अल्कली, इस सब का ट्रीटमेंट करके भी किया जा सकता है पार्थेनोकार्पी, दैट इज आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस की। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं बारी बारी से ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस के बारे में कि ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस क्या होगा। चलिए ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस की बात हो रही है। देखिए ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस का मींस होता है केवल पार्थेनोजेनेसिस मेथड से ही रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन बाय पार्थेनोजेनेसिस मेथड ओनली। वहां असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगा। पार्थेनोजेनेसिस मेथड ओनली। और इसका टिपिकल एग्जांपल आप लेंगे, अभी हम लोग तुरंत लिखे थे, लासर्टिया सर्जिकोला एंड टिफ्लिना ब्रह्मिना। टिफ्लिना या लासर्टिया सर्जिकोला, टिफ्लिना ब्रह्मिना
या लैसेटिया सैक्सिकोला, ये यहाँ का एग्जाम्पल होगा क्योंकि इसमें कभी भी असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब ना दूसरे वर्ड पर देखिए आप, दूसरा वर्ड क्या है? पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। अब आप याद कीजिए लिवर फ्लू, लिवर फ्लू जिसको आप कहते हैं फैसियोला हेपाटिका, लिवर फ्लू। इस लिवर फ्लू में लार्वा से लार्वा बनता है और आप सबको पता है कि लार्वा में सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे क्योंकि लार्वा जब तक एडल्ट नहीं होगा तब तक उसमें टेस्टिस या ओवरी नहीं आ सकता है, और वो लार्वा जब लार्वा को बनाएगा तो वो असेक्सुअल मेथड ही हो सकता है, जिसके लिए स्पेशल वर्ड आते हैं पेडोजेनेसिस। जैसे लिवर फ्लू में देखिए लार्वा प्रोड्यूस लार्वा, लार्वा प्रोड्यूस लार्वा, लार्वा लार्वा को बनाता है। जैसे मेरासीडियम नाम का लार्वा स्पोरोसिस्ट को बनाता है, स्पोरोसिस्ट नाम का लार्वा रेडिया में चेंज होता है। सब लार्वल स्टेज है, रेडिया सर्केरिया में चेंज हो जाता है, सर्केरिया मेटा सर्केरिया में चेंज हो जाता है, और फिर मेटा सर्केरिया से फिर मेरासीडियम। ये 5 लार्वल स्टेजेस, एक लार्वा दूसरे लार्वा में चेंज हो रहा है, तो आप इसको कहेंगे पेडोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज पेडोजेनेसिस? आप इसको पॉली एम्ब्रियोनी भी बोल सकते हैं, इसको आप पॉली एम्ब्रियोनी भी बोल सकते हैं, या आप इसको सीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एक वर्ड आता है टूरियन। टूरियन क्या होता है? फ्लेशी बर्ड of hydrophytes, for pollination and protection. This flesh bark turion is frost resistant, इसको ठंडा से बचाता है, एंड ड्राफ्ट रेजिस्टेंट, सूखा से बचाता है। एंड टूरियन हाइड्रोफाइट्स में बनते हैं। अब किस हाइड्रोफाइट्स में बनेगा? इसके लिए एग्जांपल कोटामोजेटॉन, यूट्रिकुलेरिया और फ्लैटरवर्ड। आप इसको एग्जांपल में ले सकते हैं। ये भी है क्वेश्चन टूरियन जो मार्क कर रहे हैं, ये आपको मेडिकल के लिए रेडी करेगा, तैयार करेगा। Now next, after turion, टूरियन के बाद हम लोग ऐसे आते हैं, जैसे देखिए
सिग्मा है। और हमने देखा यहाँ पॉलन ग्रेन आया था और यहाँ ओव्यूल है, ओव्यूल में ये एग है और ये ओवरी है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ आ चुका है, इसका मतलब यहाँ ऑलरेडी पॉलिनेशन हो चुका है। और ये किसी कारण से ये पॉलन ट्यूब को ग्रो नहीं करवा सका, या पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को कैरी करके इस एग को फर्टिलाइज नहीं करवा पाया। तो पॉलिनेशन हो गया लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तब एक टर्म आता है, इसको कहते हैं हम लोग स्यूडोगैमी। स्यूडोगैमी। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया स्यूडोगैमी। व्हाट इज स्यूडोगैमी? When there is pollination but no fertilization, it is called pseudogamy. When there is pollination but no fertilization, it is called pseudogamy. Now next term is endogamy, exogamy. So endogamy means self-fertilization. Self-fertilization, endogamy. Exogamy, cross-fertilization. Now next term, egg. Egg, also called sphere.